फरीहा ने नाव में सर हिलाया था। हाजिर ने फरीहा की तरफ देखा था। उसे रोते हुए नाव में सर हिलाते देखकर गुस्से और गम से मुट्ठियों को जोर से भींचा था। फिर सबकी रजामंदी से फरीहा के लाख इनकार करने के बावजूद भी उसे हाजिर के नाम कर दिया गया था। रौब गुस्से से सब देख रहा। उसे खुद का प्लान नाकाम होने का गम था। वो गुस्से से सबको नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल गया था। फरीहा गाड़ी में बैठी रोए जा रही थी। परी उसे कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। फरीहा देखो, लाला और दादा जाएंगे तो तुम्हारी मामा से बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा परी। परी अपनी सोच के मुताबिक फरीहा को रोने का हल बता रही थी। फरीहा रोते हुए लब बींचे बैठी हुई थी, अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। हाजिर और दादा आगे बैठे सिर्फ उसे सुन रहे थे। हाजिर खुद पर बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठा था। नफरत है मुझे तुमसे हाजिर, तुम सबसे नफरत है मुझे। हमें बर्बाद करने वालों से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो सोचकर फिर से रोने लगी थी कि ये सब उसके बाप के खानदान है, जिसने सारी जिंदगी उनको पूछा तक नहीं। भाई शाम के साए हटकर रात की तारीखी बढ़ रही थी। फरीहा को खुद को जिंदगी में तारीख होती लगी थी। खुद को बहुत ज़्यादा रोकने के बावजूद भी उसके मुंह से फिर से सिसके निकली थी। शुक्रिया रोब, मेरा साथ देने के लिए। हाजिर हवेली में दाखिल होने से पहले फ़ोन पर खड़ा बात कर रहा था। यार तुम हर चीज़ डंके की चोट पर करते हो, तो वो एक लड़की को हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा क्यों? और बहुत बड़ी बात है इस ड्रामे में, मैं सब बड़ों ने भी तुम्हारा साथ दिया है। रोब दूसरी तरफ से बोला था। दादा को बहुत मुश्किल से मनाया था मैंने, और वो लड़की नहीं जान है मेरी। ऐसे वो मान नहीं रही थी तो ये सब नाटक करना पड़ा। हाजिर मुस्कुरा कर बोला था। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं चलेगा पता कभी भी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाजिर शाह हूँ मैं, और मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया रोब, अपने बड़ों के साथ मिलकर मेरा साथ देने का। हाजिर गाड़ी में सवार अपनी और रोब की हुई बातों को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। फरीहा का रोना उसे तकलीफ दे रहा था, पर उसे पाने के लिए सब हाजिर नहीं किया था। पहले खुद ड्राइवर को वहां भेजना, और फिर जब ड्रामा वो पीछे फरीहा को देखकर सोच रहा था। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था मेरे पास, मुझे तुम्हें पाने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा था। इतना सब हो गया था, इसीलिए जैनी को कुछ रस्मों के बाद उसके कमरे में बिठा दिया गया था। बाकी सबको भी हाजिर के निकाह की खबर हो चुकी थी। सब बड़े हॉल में बैठे, बड़ी भी इन्हीं के पास बैठी हुई थी जहाँ आकब शाह और अकबर शाह पहले आ चुके थे, इसीलिए वो भी वहीं बैठे थे। अंस, आहद और अली सब हवेली में दाखिल हुए थे, और साथ ही पीछे हाजिर शाह की गाड़ी भी हवेली में दाखिल हो गई थी। परी फरीहा का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आई थी। फरीहा वो लब बींचे फरीहा वो लब बींचे खुद के आंसू को कंट्रोल करते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुआ, और दादा शाह के पीछे परी के साथ चल रही थी। उसकी नज़रें अभी भी नीचे थी। बड़ी बहू, ले जाओ बच्ची को उसके कमरे में, थोड़ा आराम कर ले। दादा शाह सोफे पर बैठते हुए हिना शाह से बोले थे। हम कल जाएंगे और आपकी मामा से बात करेंगे बेटा, अब जाओ और कमरे में आराम करो, मुझे मेरे घर जाना है। फरीहा हिना शाह की तरफ जाने के बजाय दादा शाह के आगे खड़ी बोली थी, जो उसे ही देख रहे थे। बेटा बोला तो है सुबह चलेंगे, हम सब चलेंगे। दादा शाह के बोलने से उसने नाव में सर हिलाए थे। मुझे आप लोगों के घर नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। सुना सबने, मुझे हाजिर शाह से कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। नफरत है मुझे आप सब लोगों से, नहीं रहना मुझे इस घर में, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। रोते हुए चिल्ला कर बोली थी। सबने हैरान होते हुए उसे देखा था। हाजिर अपनी जगह से खड़े होते हुए उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा था। क्या बकवास की तुमने, ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तुम? हाँ। हाजिर किसी की भी परवाह किए बगैर उसकी तरफ बढ़ा था, और उसे बाजू से खींच कर अपने करीब करते हुए घर आया था। मुझे तलाक चाहिए हाजिर शाह, तुमसे दफ़ा हो जाओ, दूर रहो मुझसे, उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली थी। सबने हैरत और परेशानी से उसे देखा था। हाजिर का दिल कर रहा था कि एक थप्पड़ मारकर उसे सीधा कर दे। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। लड़की, जुबान संभाल कर बात करो, हमारे खानदान में तलाक का रिवाज नहीं है। दादा शाह गुस्से से कराए थे। क्या कहा आपने? आपके खानदान में रिवाज नहीं है? वो हंसते हुए बोली थी। हाजिर को इस वक्त पागलों की तरह करते हुए महसूस हुई थी। बेटा मेरी बात सुनो, आकब शाह खड़े होते हुए बोले थे, जो पास ही सोफे पर बैठे हुए थे। खबरदार जो मेरे करीब भी आए तो, या मेरे अपने गंदे हाथ लगाए। वो पीछे हटते हुए बोली थी। उसकी बात से सबने उसे गुस्से से देखा था। आकब शाह अपनी जगह सुन हो गए थे। परी प्लीज़ अपने ड्राइवर को बोलो मुझे घर छोड़ दे, तुम तो मामा को बोल कर आई थी ना मुझे। वो परी के पास जाते हुए उसके पास हाथ पकड़ कर बोली थी। बहुत ज़ुबान चला ली तुमने, अब तुम मेरा कहर देखोगी।
हाजिर फरीहा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा था। लाला कहाँ लेकर जा रहे हैं? मत लेकर जाएं परी, उसके आगे आकर खड़ी हो गई थी। अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ जहाँ उसे अब होना चाहिए, और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, वो गुस्से से बोलते हुए, खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मेरी मामा के पास जाना है, उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोल रही थी। साथ रोने की वजह से बोलना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं किसका गंदा खून है बाबा, आपने इसे खानदान की बड़ी बहू बना लिया। रहने देते इंसानियों के पास ही, रानिया शाह आकब की बीवी बोली थी। हाँ हूँ मैं गंदा खून, मैं सच में गंदा खून हूँ, आकब शाह का गंदा खून हूँ मैं, वो रोते हुए बोलती अपनी होश खो बैठी थी। हाजिर ने जल्दी उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया था। बाकी सब बड़ों को तो सकता ही हो गया था। फरीहा की बात सुनकर आकब शाह को खड़े रहने के लिए सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। फरीहा के लफ्ज़ उनके कानों में गूंज रहे थे। हाजिर फरीहा को उठकर कमरे में ले गया था और जल्दी से डॉक्टर को कॉल की थी। बाबा क्या ये मेरी बेटी है? आकब शाह के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर सब छोटे बड़े को ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने सांप सूंघ गया हो। अंस, आहत, अमन और आली ने हैरान होते हुए आकब की तरफ देखा था, जिनका चेहरा अजीब ही तासुर दे रहा था। दादा शाह ने भी परेशान होते हुए उनकी तरफ देखा था। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब वो शायद स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। वो मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। डॉक्टर फरीहा को चेक करके बाहर निकल कर हाजिर से बोल रहे थे। शुक्रिया आपका, ड्राइवर बाहर ही खड़ा है, आपको आपके घर तक छोड़ आएगा। हाजिर मुस्कुराकर बोलते हुए उनको दरवाजे तक छोड़ कर आया था। दादा आप मुझे पसंद करेंगे? वो सब क्या है? उसने क्यों बोला कि वो आकब चाचू की? आप मेरी बात समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाजिर के कहने पर सब वही मौजूद थे। उसकी तरफ देखते अब दादा शाह और आकब शाह की तरफ देख रहे थे, जो अपना सर हाथों में गिराए खामोश बैठे हुए थे। हमें नहीं मालूम इस बारे में कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। मुझे तो उनके नाम तक नहीं याद। मैं बदबख्त को तो उनको कब का बेसहारा छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो गया था। ये तक नहीं याद रहा कि मेरे खून का हिस्सा भी इस दुनिया में है, जो बाप के होते हुए यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही होंगी। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए ही नम लहजे में बोल रहे थे। सब हैरत और गम से उनकी तरफ देख रहे थे। बड़े तो सब जानते थे, पर उनके बच्चों को आज इस हकीकत के बारे में पता चला था, इसलिए वो हैरान होते हुए सब सुन रहे थे। हाजिर गुस्से से मुट्ठियों को बंद किए उनको सुन रहा था। उनको अपना रवैया फरीहा के साथ याद आ रहा था, कैसे उसने उस पर गुस्सा किया था। उसे अब समझ आ रही थी कि वो इस तरह क्यों कर रही थी। उसकी शादी के बारे में नफरत, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से से उठा था और कुछ भी बोले बगैर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। पीछे सब भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चले गए थे। रह गया था तो आकब शाह। वो आज खुद को ज़मीन में घटते हुए महसूस कर रहा था। आपने मेरे साथ इस औरत के साथ भी गलत किया था, पर आपकी गलतियों का खमियाजा आपकी औलादों को भुगतना पड़ रहा है। रानिया शाह उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली थी। तबरेज़ जब कमरे में आया तो उसके बेड पर कोई वजूद का निशान नहीं था। उसने हैरान होकर कमरे में देख, जब अचानक उसकी नज़र सोफे पर सोए हुए वजूद पर पड़ी थी। उसने सख्ती से अपने लब भींचे थे, अपना कोट उतार कर बेड पर फेंकते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वापस आया तो सोफे के पास खड़े होकर एक गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनी उठी आंख से उसे हिलाते हुए बोला था, जो शायद गहरी नींद में थी या नींद में होने की एक्टिंग कर रही थी। ठीक है, मत उठ। तबरेज़ उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर रख चुका था, जब हड़बड़ा कर उठी थी। अपने ऊपर झुके तबरेज़ को देखकर घबराते हुए उसे पीछे धकेला था। क्या हुआ, यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? मैं वही ठीक हूँ। वो फिर से उठकर वहीं जाने लगी थी। तबरेज़ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। क्या मसला है? माफ़ी मांग तो चुका हूँ तुमसे, अब क्यों कर रही हो ये सब? कितने ख्वाब थे हमारे, क्यों सब कुछ ख़राब कर रहे हो? मतलब समझते हैं आप ख्वाब थे, अब नहीं रहे मुझे, आपसे कोई गर्ज नहीं। आपने मुझ पर शक करके सब कुछ ख़त्म कर लिया है, कुछ नहीं बचा हमारे दरमियान। ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ों की खुशी के लिए बनाया है मैंने, सुना आपने? इसलिए दूर रहो मुझसे। वो उसे पीछे धकेल कर बोली। फिर सब सोफ़े की तरफ जाने लगे थे। तबरेज़ ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसे बेड पर धक्का दिया था। खबरदार, जो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, वो हाल करूँगा तुम्हारा सब भूल जाओगी। और मरा नहीं जा रहा मैं तुम्हारे हाथ लगाने को, इसीलिए ड्रामे बंद करो और आराम से लेट जाओ इधर ही। उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उस पर झुक कर बोला था। ज़ैनी की आंखें खौफ से खुल गई थी। वो हैरत और खौफ से आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसे खुद पर झुकते हुए देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था।
चले जाएं तबरेज़ मेरे सामने से। वो दूसरी तरफ मुंह मोड़कर बोली थी। तबरेज़ उससे पीछे होते हुए गुस्से से उठकर अपनी साइड पर आकर लेटकर मुंह तक कंबल लेकर सोता बन गया था। ज़ैनी भी उठी थी, अपनी आंखों में आई नमी साफ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती सोफे की तरफ बढ़ गई थी। ज़ैनी वापस आओ इधर, वरना तुम मुझसे बुरा किसी को नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप यहाँ वापस आकर लेट जाओ। कंबल में से तबरेज़ की आवाज़ आई थी। ज़ैनी लब भींचे वापस आकर बेड पर दराज हो गई थी। तबरेज़ ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। आइंदा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तबरेज़ का असली चेहरा देखने को मिलेगा। इसलिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। उसे खुद में भींचे उसके बालों पर लब रखे बोला था। तबरेज़ के बोलने से ज़ैनी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसने सुकून से आंखों को बंद कर लिया था। अब इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दूँ आपको तबरेज़? थोड़ी सज़ा देने का तो हक मैं भी रखती हूँ। सोचते हुए नींद की वादियों में गुम हो गई थी। बहुत जल्दी तुम्हें मना लूँगा मैं, मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी, मेरा होने से मुस्कुराते हुए बोलता उसे खुद में भींची आंखों को इत्मीनान से बंद कर लिया था। कल तक तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना, फिर कल मैं लेने आऊँगा। सबको आदिल साहब, हयाज, जोया और जरताशा को बोले थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम सब इधर मेरे घर रहो, क्योंकि तुम पांचों अब मेरी जिम्मेदारी हो। वो मुस्कुरा कर बोले। वो तीनों भी मुस्कुराती थी। ओके अंकल, अब हम आराम करती हैं, हम सुबह तक सब काम निपटा लेंगे। हया बोलते हुए जरताशा और जोया को लेकर ऊपर अपने रूम्स की तरफ चली गई थी। पीछे अब नौरीन और आदिल साहब ही रह गए थे। अब भी अब आराम करें, सुबह आऊँगा आप सबको लेने के लिए। मैं अब आप लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकता। अब मेरी पहली प्रायोरिटी आप सब है और मेरा बेटा है। वो मुस्कुराते हुए बोलते उठ गए थे। पीछे चलते हुए दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा। वो मुड़कर बोलते हुए उनके माथे पर अपने लब रखते हुए नौरीन को हैरान छोड़कर उनके गाल थपथपाकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। पीछे नौरीन उनके लम्स को महसूस करते हुए नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। अल्लाह, मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आपने मुझे एक सच्चा साथी और अच्छा साहिबान दिया है। मेरी बच्चियों को साया मिल जाएगा। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, इसके बारे में मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। हाजिर बालकनी में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर वापस अपने कमरे में आकर बेड पर फरीहा के पास बैठ गया था। क्या तुम सच में अकब चाचू की बेटी हो? सच में तुम्हारे साथ वो सब हो चुका है और इस सब नफ़रत की वजह भी अकब चाचू हैं? उसका हाथ अपने हाथों में लिए चूमते हुए खुद से बोल रहा था। फरीहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी हर महरूमी को दूर कर दूंगा, हर गम को तुमसे छीन लूँगा, हर खुशी दूंगा, हर रिश्ता दूंगा तुम्हें जिसकी तलब है तुमको, तुम्हारी आंखों की वीरानियों को दूर कर दूंगा। बस एक दफ़ा मुझ पर भरोसा कर लो फरीहा, बहुत मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, इश्क होता जा रहा है, मर तो सकता हूँ पर छोड़ नहीं सकता तुमको, इसलिए मुझसे दूर जाने की बात मत करना। उसके करीब झुककर उसके माथे के साथ अपना माथा टिका कर बोल रहा था। हाजिर को फरीहा के पलकों पर हरकत महसूस हुई थी, जैसे वो जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किए हुए है। हाजिर उसकी पलकों पर लर्जिश देकर मुस्कुरा दिया था और फिर मुस्कुराते हुए जानबूझकर अपने लब उसके गाल पर रख दिए थे। फरीहा ने जल्दी से उठते हुए उसे खुद से दूर धकेला था और खुद बेड के साथ लगी खुद की उथल पुथल होती सांसों को महसूस करते हुए खुद भी पीछे होने की कोशिश कर रहे थे। और पीछे हुई तो तुम बेड के बीच ही घुस जाओगी, इसलिए ज़्यादा मत पीछे जाओ, जगह नहीं है। और वैसे भी कोई नामहरम तो नहीं हूँ, महरम हो चुका हूँ तुम्हारा। उसके और भी करीब हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था, जहाँ उसे अपने लिए डर देखकर दुख हुआ था। फरीहा, तुम उठ गई? परी दौड़ते हुए उसके गले लगी थी। आकर हाजिर खामोशी से उठकर पीछे जाकर खड़ा हो गया था। फरीहा परी से मुस्कुराकर मिली थी। परी उससे मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। फरीहा बस उसकी बातों का हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। वो हाजिर की नज़रों को भी अपने ऊपर महसूस कर रही थी, पर लब भींचे बैठी परी की तरफ ही देख रही थी। परी, अब बस करो, तुम आराम करो, फरीहा को भी करने दो। हाजिर के बोलने पर फरीहा ने डर कर जल्दी से परी का हाथ पकड़ लिया था। परी, मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में जाऊंगी। फरीहा भी उसके साथ खड़ा होते हुए बोली थी। परी, मैंने कहा जाओ तुम। हाजिर के गुस्से से बोलने पर फरीहा ने हाजिर की तरफ देखा था। फरीहा की नज़रों में हाजिर को इल्तिजा दिखी थी, पर हाजिर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। लाला, फरीहा को मैं साथ लेकर जाऊंगी। वो फरीहा का हाथ पकड़ कर अपने साथ लेकर जाते हुए बोली थी। परिवेश, मैंने कहा सिर्फ तुम जाओगी, सुना नहीं तुमने? हाजिर गुस्से से उसका पूरा नाम लेकर बोला था। परी जानती थी अब हाजिर कभी भी नहीं मानेगा,
اسی لیے چپ چاپ فریحہ کو تسلی دیتے ہوئے چلی گئی تھی۔ فریحہ وہیں اپنی جگہ پر سن کھڑی تھی، اسے لگ رہا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے حاضر کو دیکھا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فریحہ الٹے قدم پیچھے ہونے لگی تھی، پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر گئی تھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ حاضر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا جو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسک رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا جب دیوار کے سہارے نیچے بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ فریحہ اٹھو یار، وہ بھی نیچے بیٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ پلیز حاضر، میرے قریب مت آؤ، اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ حاضر اسے لب بھینچے کافی دیر دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ فریحہ اٹھ جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ حاضر واپس آیا تو اس کے ساتھ پری تھی۔ پری سے اپنے ساتھ لگا کر بولی تھی، پری مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر لے جاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں مر جاؤں گی میں، یہاں مجھے سکون چاہیے، وہ مجھے میری ماں کے پاس ملے گا۔ فریحہ روتے ہوئے پری کے ساتھ لگی بولی تھی، پری تم دونوں ادھر ہی سو جاؤ، میں تمہارے کمرے میں ہوں، اور بتا دینا اسے اب گھر کو بھول جائے، اسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ حاضر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ فریحہ نے نم آنکھوں سے حاضر کی طرف دیکھا تھا جو لال انگارہ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ ادھر، میں خود دادا سے بات کر کے تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گی، تم ڈرو مت، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے بول رہی تھی۔ پری فریحہ کے پاس ہی بیٹھی تھی، حاضر بھی اس کے پاس ہی کھڑا رہا جب تک وہ روتے روتے سو نہیں گئی تھی۔ کچھ دوائیوں کا بھی اثر تھا، اسی لیے نیند جلدی اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ لالا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں نا آپ اسے۔ پری آج بات کرتے ہوئے حاضر کو بہت بڑی بڑی لگی تھی۔ حاضر کو بھی پری کی بات ٹھیک لگی تھی، اسی لیے چپ ہو کر باہر جانے لگا تھا۔ لالا آپ یہیں سو جائیں، میں جا رہی ہوں باہر اپنے روم میں۔ پری حاضر کو بولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ حاضر بھی روم کا دروازہ بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا، فریحہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ابھی بھی نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ حاضر نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے بہت قریب کر لیا تھا۔ حاضر کو لگ رہا تھا جیسے آج وہ سکون میں اور پھر آنکھوں کو موت کیا تھا۔ پری جب حاضر کے کمرے سے نکل رہی تھی، علی نے اسے اپنے کمرے میں کھینچ لیا تھا۔ آئندہ تم اس لڑکی کے ساتھ مجھے مت دکھائی دینا، سمجھی؟ اس سے پہلے کہ پری چیخی، علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو بند کر دیا تھا۔ پری نے خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ پری کو وہ ہوش میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ آواز مت نکالنا، ہاتھ منہ سے ہٹا رہا ہوں، وہ آہستہ سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بولا تھا۔ پری اسے پیچھے کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے تھے کیونکہ علی شاہ اسے اس وقت خوف آ رہا تھا۔ پری وش باہر مت جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ جلدی سے مڑ کر بولا تھا، پر پری اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پری نے روم میں آ کر سانس لیا تھا، پر یہ جانے بغیر اس کے سانس کا تو اب صحیح معنوں میں بند ہونے والا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، اب جائیں یہاں سے، پری علی شان کو اپنے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ مت جاؤ یہاں سے، پھر کیوں آئی وہاں سے؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ علی جائیں یہاں سے، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولتی اپنے قدموں کو پیچھے لے رہی تھی، پیچھے لیتے ہوئے بیڈ پر گر گئی تھی۔ پری مجھے تمہاری ضرورت ہے، آج پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ اسے قریب ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ پری میں 1 انچ بھی ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ آنکھوں کو سختی سے موندے نام سر ہلا رہی تھی۔ علی اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر بہت پیار سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ پری بہت برا ہوں میں، پر اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنے عشق کو داغدار کروں، مجھ سے مت ڈرو، میں وہ اس سے پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ پری آج مجھے تمہارے لفظوں کی ضرورت ہے، وہ زمین پر بیٹھا اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بولا تھا۔ علی پلیز، پری جلدی سے سیدھا ہو کر بولی تھی۔ پری پلیز آج بتا دو تمہیں مجھ سے کتنا پیار ہے، اس کے قدموں میں بیٹھا بولا تھا۔ علی مجھے آپ سے بہت بہت محبت ہے، جتنی آپ کو ہے اس سے بھی زیادہ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی، پر مجھے تم سے بھی زیادہ محبت ہے تم سے۔ علی کھڑا ہو کر بولا تھا، کاش میں تمہیں اپنی پہلی پیار کی مہر دے سکتا، پر ابھی نہیں، ابھی مجھے جانا ہے ورنہ کچھ غلط نہ ہو جائے، اسے دور ہوتے ہوئے بولا تھا۔ پری آج اگر تم اظہار نہ کرتے تو شاید میں پہلے سے ٹوٹا اور بھی ٹوٹ جاتا۔ علی مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ علی میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں، اور اگر سچ میں آج انا کو لے آتی تو آپ چھوٹے بابا کے دکھ سے تو ٹوٹے تھے، پر میرا دکھ آپ کو تباہ کر دیتا، پری سوچتے ہوئے مسکراتی تھی۔ محبت اپنی قدر کرنے والوں کو ہمیشہ عزیز رکھتی ہے،
आज परी और आली को मोहब्बत की एक हो गई थी। मामा हमारी पैकिंग तो हो चुकी है, सबसे ये वैसे भी कुछ रह गया तो क्या हुआ, फिर ले जाएंगे, हमारा ही घर है, हया सोफे पर बैठते हुए बोली थी। हाँ ठीक है जरी, जोया तुम सबका भी यही कुछ पैक ना, कुछ रह ना जाए, ज़रूरी हर चीज़ रख लेना। नौरीन इन दोनों को बोलते हुए अपना सामान पैक करते हुए ड्राइवर को उठवा रही थी, तो जिसके बाद उनको भी यहाँ से निकलना था। मामा फरीहा के साथ राब्ता नहीं हुआ, कल का सुबह बात हुई, उसके बाद उसने फ़ोन ही नहीं किया। शादी में मसरूफ़ होगी, मेरी भी बात हुई थी, बोल रही थी कि मसरूफ़ है, आजकल शादी में एंजॉय कर रही है। नौरीन हया की तरफ देख कर बोली थी। मामा अभी कुछ बताया नहीं है उसे, अगर वो जल्दी आई तो फिर वो कैसे आएगी हमारे पास। हया कुछ सोचते हुए बोली थी। मैं बाहर चौकीदार को बोलकर जा रही हूँ और एड्रेस भी देकर जा रही हूँ, और वैसे भी साजिदा यही है चौकीदार की बीवी, तो उसे सब पता है। आप सब हो गई हैं तैयार? आदल के बोलने पर सब ने उनकी तरफ देखा था। जी अंकल हम सब रेडी, हम तो सलाल के साथ जाएंगे, आप और मामा आ जाना। हया सलाल को देखकर बोली थी, जो आदल साहब के साथ आया था। हया के कहने पर जो जरताशा को गौर से देख रहा था, अब गुस्से से हया को घूर कर देखने लगा, जिसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से सलाल को देखकर पायट की तरह का मुंह बनाकर उसे और भी जला गई थी। ठीक है फिर चलो निकलो, सब सामान तो सब रख लिया है ना? आदिल के बोलने पर वो सब बाहर निकले थे। हया का दिल सलाल की शक्ल देखकर कहका लगाने को कर रहा था। आप लोग चले, मैं इनको लेकर आता हूँ। सलाल के बोलने पर आदिल नौरीन को लेकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। हया मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बहुत बदतमीज लड़की हो तुम। सलाल उसे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ओह सलाल तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं और जोया अपनी गाड़ी में आ जाएंगे और तुम और जरताशा तुम्हारी मैं पर और अपना इरादा बदलने वाली हूँ। वो जहरीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सलाल को तंग कर रही थी। हया तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो ना, मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करने वाली हो। सलाल के इस तरह कहने पर हया ने आईब्रो उठाकर उसे देखा था। जरताशा चलो जल्दी से, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जरताशा को आगे बिठाकर बोली थी, पर मुस्कुराते हुए देख सलाल को रही थी, जब गुस्से से उसे देख रहा था। ये लो मेरी गाड़ी की कीज़। वो उसे उसकी गाड़ी की कीज़ छीन कर अपनी गाड़ी की कीज़ उसके हाथ में देकर उसकी गाड़ी में बैठ चुका था। इससे बाय बाय करते हुए गाड़ी को बाहर निकाल कर ले जा चुका। हया पीछे सर झटक कर सलाल की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, और फिर वो और जोया उसकी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गई थी। बोलने की आवाज़ों से फरीहा उठी थी। उसने बैठते हुए अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ परी खुद से ही बड़बड़ाते हुए इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। क्या हुआ परी तुम्हें? फरीहा ने अपना सर अपने हाथों में गिराकर बामुश्किल उससे पूछा था। तुम उठ गई हो? फरीहा की आवाज़ सुनकर परी उसे के पास गई थी। यार सुबह से तुम्हारे मामा और हया की बहुत दफ़ा कॉल आ चुकी हैं, प्लीज़ इनसे एक दफ़ा बात कर लो, अभी उनके इस बारे में मत बताना, दादा उनको सब बता देंगे। शायद वो परेशान हो रही हैं इसीलिए वो फ़ोन कर रही हैं, हो सके तो बात कर लो, पर उनके इस बारे में ये ना बताओ। परी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे समझाते हुए बोली थी। परी क्या ये तुम्हारे ही लफ्ज़ हैं? तुम कब से इतनी समझदार हो गई हो? फरीहा मुस्कुरा कर बोली थी। हाँ, मैं भी उसकी बातें सुनकर यही सोच रहा था कि हमारी परी कब से इतनी समझदारी वाली बातें करने लगी। बाहर से आता हुआ आहद फरीहा से बोला था। फरीहा ने उसे देखकर अपने लब भींचे थे। फरीहा प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं तो पहले भी अपनी बहन समझता था, पर अब तो तुम सच में मेरी बहन हो। उसके सर पर हाथ रखकर बोला। आकब चाचू की सज़ा हमें तो मत दो, और वैसे भी तुम जितना मर्जी गुस्से में हो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, क्योंकि जैनी के बाद अब तुम ही मेरी सगी बहन हो। आहद सीरियस बात करते हुए बाद में मजाक से बोलता फरीहा को हंसा गया था। ठीक है आहद लाला, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती ना, वो मुंह बनाकर बोली थी। जी हाँ, मैं कोई चुड़ैल बहन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आप छुट्टी करें, वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता उसकी नाक दबा गया था। लाला ऐसा मत किया करें, वो झंझला कर बोली थी। इन दोनों की नोक झोंक से फरीहा मुस्कुरा दी थी। ये लो फरीहा फ़ोन, तुम बात कर लो घर, मैं तब तक तुम्हारा नाश्ता यहीं कर लेकर आती हूँ। परी उसे फ़ोन देकर आहत को खींचते हुए बाहर ले गई। चुड़ैल कहेंगी, ऐसे नाखून मारती हूँ मुझे, हाथ छोड़ दो। आहत उसके खींचे जाने पर एक्टिंग करते हुए बोल रहा था। फरीहा इन दोनों किस तरह जाते देखकर मुस्कुरा दी, फिर फ़ोन को काफ़ी देर हाथों में पकड़ कर बैठी रही, और फिर हिम्मत जमा करते हुए फ़ोन किया था हया को। अस्सलाम वालेकुम फरीहा, हया के फ़ोन उठाने पर बोली थी। वालेकुम सलाम बहन, तुम तो शादी में जाकर हमें भूल ही गई हो। हया गाड़ी चलाते हुए मोबाइल को
اسپیکر پر کر کے بول رہی تھی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی رات کو طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ فریحہ اپنا سر بیٹھ کے پشت کے ساتھ لگتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے بولی تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حیا فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس ویسے ہی مجھے چھوڑو، تم اپنا سناؤ، کیا کر رہی ہو؟ اور ماما وغیرہ بھی سب ٹھیک ہیں؟ فریحہ زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سنبھال کر بولی تھی۔ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم شفٹ ہو رہے ہیں عادل انکل کے گھر، اور میں گاڑی چلا رہی ہوں کیونکہ ہم سب وہیں جا رہے ہیں۔ عادل انکل کے گھر؟ وہ کیوں؟ حیا کے بولنے پر فریحہ حیران ہو کر بولی تھی۔ تم جب آؤ گی تو سب پتہ چل جائے گا، اس لیے اب سیدھا عادل انکل کے گھر ہی آنا۔ حیا گاڑی چلاتے ہوئے بولی تھی۔ حیا کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ فریحہ خوشی سے بولی تھی۔ مجھے کیا پتا تم کیا سوچ رہی ہو؟ فریحہ حیا جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ حیا پلیز بتاؤ مجھے، کیا سچ میں ماما نے وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ جی سچ میں ماما نے عادل انکل سے نکاح کر لیا ہے کل ہی، اور ہم وہاں اب عادل انکل کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں، اور جب تم آؤ گی تو ایک اور بھی سرپرائز ہوگا تمہارے لیے۔ حیا مسکرا کر بولی تھی۔ حیا میں خوش ہوں ماما کے لیے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا اپنے لیے۔ فریحہ سب سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے ڈرائیونگ کرو، پھر فون کروں گی تمہیں۔ فریحہ اسے مسکرا کر خدا حافظ بولتے ہوئے فون کو بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کیے مسکرا رہی تھی، فون ابھی بھی ہاتھ میں ہی تھا۔ تبھی حاضر کمرے میں آیا تھا، اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف ہی دیکھی جا رہا تھا۔ کل ساری رات رونے کے بعد آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حاضر کو خود کے اندر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حاضر لالا اب کب آئے؟ پری کے بولنے پر فریحہ نے چونک کر حاضر کو دیکھا تھا، جو دروازے کے پاس کھڑا پری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تب آیا جب بہاروں میں پھول کھل رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے فریحہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جس کے لب حاضر کو دیکھ کر سکڑ گئے تھے۔ لالا آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتے، وہ ناشتے کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں پری، بچے جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے فریحہ کو دیکھتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ لالا ابھی ناشتہ کر لیں، اور فریحہ تم بھی فریش ہو کر ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ اب یار، پری فریحہ کو کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو پری وہاں نہیں تھی۔ ادھر آؤ فریحہ، حاضر اسے آواز دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ فریحہ نے ڈرتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پھر سے اپنا سر جھکا کر اس کی طرف چلے گئی تھی۔ اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر بیٹھ کر وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، پھر اس کی پلیٹ میں بریڈ رکھ کر چائے ڈال کر اس کے آگے کی تھی۔ چلو شروع کرو اور یہ سب ختم کرو جلدی، اس کے آگے کرتے ہوئے بول کر خود اسے دیکھنے لگا جو کامتے ہوئے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ حاضر اسے ایسے دیکھ کر ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ پلیز اس کو بند کر دے، میری سانس بند ہو جاتی اس سے، فریحہ منہ بنا کر حاضر کے سگریٹ پینے پر بولی تھی۔ حاضر مسکراتے ہوئے اٹھا تھا اور باہر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ میرے لیے کیوں چھوڑ نہیں دیتے اس خرافات کو؟ وہ منہ بنا کر بولتی ہوئی ناشتے کو پیچھے دھکیل کر چائے کے کپ کو لوبوں سے لگاتے ہوئے تنزیہ سا مسکراتی تھی۔ حاضر شاہ تم بھی عاقب شاہ کی طرح ہو، تم سب ایک جیسے ہو۔ اس نے بھی پہلے میری ماں سے پیار میں پڑھ کر شادی کی، اور پھر بیٹیاں پیدا ہونے پر مارنا اور ذلیل کرنا، پھر ایک دن سب کے سامنے رسوا کر کے چھوڑ دینا، اس خاندان کا مشغلہ ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی تھی اور پری کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حاضر جب کمرے میں آیا تو اسے کمرے میں نہ پا کر مٹھیوں کو زور سے بند کرتے ہوئے دیوار پر مکہ مارا تھا، کیونکہ ناشتہ بھی ویسے کا ویسے بڑا ہوا تھا۔ غصے سے پری کے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ اسے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ اچھا ہے، پیک کر لو اور سب میرے روم میں شفٹ کرو، حاضر اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا تھا۔ آپ کے روم میں شفٹ ہوتی ہے میری جوتی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنی سب چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی۔ گھر جانے کا نام آئندہ مت لینا، اب تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ، اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ کیوں نہیں سن رہے آپ میری یہ بات؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے تھی۔ کیونکہ تم بیوی ہو میری، اور اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے تمہارا دل ہو یا نہ ہو، اور اب تو تم سے اور بھی رشتہ نکل آیا۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں آج ہمارا بھی ریسیپشن ہے، اس لیے تھوڑی دیر تک بیوٹیشین آ جائے گی، تیار ہو جانا، کوئی ناٹک نہیں برداشت کر سکتا میں، خود کو تیار کر لو ہر چیز کے لیے، اس حویلی کی بیٹی ہو تم اور پورا حق رکھتے ہیں تم پر۔ دادا بات کر لیں گے تمہاری ماما سے، پر ہم آج سب کے سامنے اعلان کرنے والے ہیں ہمارے رشتے کے بارے میں، اس لیے کوئی بھی ایسا کام مت کرنا
जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। माँ और बहनों से भी मिलने ना दूँ मैं तुमको, इसलिए मेरी जान कोई भी गलत हरकत मत करना। उसके गाल थपथपा कर बोला था। फरीहा उसे आंसुओं की वजह से ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। वो आंखों में नमी लिए बस उससे देख रही थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी मामा के बगैर किसी से कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती। वो रोते हुए बेरब तरीके से बोली थी। रिश्ता तो बन चुका है, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा फरीहा। फरीहा रो रो कर सिर्फ खुद को हल्कान कर रही हो। रोने से कुछ नहीं बदलने वाला, इसलिए चुपचाप खुद को संभाले अब, समझी। वो उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बोला था। मैं ये रिश्ता नहीं रखूँगी। अगर मेरी मामा नहीं मानेगी तो मैं तोड़ दूँगी ये रिश्ता, और आप मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ये रिश्ता तो नहीं टूटेगा, पर अगर तुम्हारी मामा ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा और उनका जो रिश्ता है ज़रूर तोड़ दूँगा मैं। सारी ज़िंदगी नहीं मिलने दूँगा मैं तुमको उनसे। वो फरीहा की बात सुनकर गुस्से से सर्द लहजे में उसके बादलों से पकड़ कर बोला था। फिर उसे छोड़ते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। तैयार हो जाना चुपचाप, वरना मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करूँगा। और हाज़िर शाह कभी धमकी नहीं देता, जो कहता है वो सच भी करके दिखाता है। वो मुड़े बगैर बोलते हुए वहाँ से निकल गया था। ज़ैनी कब से उठी हुई थी, वो तैयार होकर सोफ़े पर बैठी हुई थी। तबरेज़ नींद से बेदार होकर जब बेड से नीचे उतरा तो ज़ैनी की तरफ देखा, जो घुटनों में मुँह दिए सोफ़े पर बैठी हुई उसकी कमर सिल्की बालों से छुपी हुई थी। वो मुस्कुराकर उसे देखता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर ज़ैनी ने सर उठाकर देखा था। दरवाजे को बंद देखकर फिर से चेहरे को झुका गई थी। थोड़ी देर बाद तबरेज़ टॉवल से बालों को साफ करते हुए बाहर आया था। ज़ैनी को इसी हालत में देखकर बालों को साफ करके टॉवल को ज़ैनी के ऊपर उछालते हुए खुद आईने की तरफ जाकर अपने बालों को कंघी करने लगा। ज़ैनी अपने ऊपर टॉवल गिरने की वजह से जल्दी से डरकर सोफ़े के ऊपर से उठ गई थी। तबरेज़ को शीशे के सामने मुस्कुराते हुए देखकर उसकी शरारत को समझकर गुस्से से टॉवल को उठकर ज़मीन पर मारा और खुद फिर से सोफ़े पर बैठ गई थी। ज़ैनी इधर आओ मेरे पास जल्दी, तबरेज़ अपने लहजे में कोई भी लचक के बगैर बोला था। ज़ैनी उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी थी। उसने उसे खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया था। खुद अलमारी की तरफ जाकर उसमें से कुछ लेकर आया था। जब ज़ैनी की तरफ आया तो उसके हाथ में एक डिब्बी थी जिसमें एक चैन थी। ये तुम्हारा मुँह दिखाई का गिफ्ट है। अगर ये ना देता तो तुम मेरे गुनाहों की फुर्सत में एक और गुनाह शामिल कर देती। उसको चैन पहनाते हुए बोला था। फिर अपने लब उसके गाल पर रखे थे। इतना तो मेरा भी हक बनता है ना। वो आईब्रो उठाकर बोलता उसके माथे पर लब रख गया था। ज़ैनी बस उसे देखे जा रही थी। क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम्हारी नज़र ही नहीं हट रही मुझसे, वो उसके गाल सहलाते हुए बोला था। ज़ैनी बिना बोले उसके हाथ को पीछे करते हुए बेड पर पड़ी अपनी चादर को अपने कंधों पर ओढ़कर तबरेज़ का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर जाने लगी। तबरेज़ ने उसके हाथों में से अपना हाथ निकालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उससे करीब कर लिया था। ना चाहते हुए भी ज़ैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जो तबरेज़ ने देखकर सुकून का सांस लिया था। हेलो, इस वक्त किसको मौत पड़ गई है जो मुझे फ़ोन करके मेरी नींद ख़राब कर दी। हिबा जो दिन के 12 बजे तक सोई हुई थी, फ़ोन की बेल पर उठते हुए झंझलाते हुए बोली थी। बेड पर अड़ी तिरछी लेटी हुई थी, आंखों को अभी भी खोलने की जहमत नहीं की थी। हम ये कौन सा सोने का वक्त है। मिस हिबा शाह, आपके माँ बाप ने आपको काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ कर रखा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके अपनी ये बुरी आदतें भूल जाएं तो अच्छा है, वरना आगे जब आप मेरे पास आएंगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी। दूसरी तरफ की बात सुनकर हिबा ने अपने लब भींचे थे। और हाँ, थोड़ी तमीज़ भी सीख लो, बल्कि थोड़ी नहीं पूरी तमीज़ सीखो, वरना वाजिब राना ने जब तुमको तमीज़ सिखाई ना तो तुम अपने होने पर रोओगी, क्योंकि वाजिब राना जितना अच्छा है उससे ज़्यादा बुरा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बदल लो। सुबह 6 बजे उठकर करूँगी आइदा, तुम सुना तुमने? और घर के कामों में भी अपनी मामा का साथ दोगी, अच्छी लड़कियों की तरह। तुम्हारा रवैया होना चाहिए सबके साथ, वरना तुम समझ गई होगी। बाहर में जाओ तुम वाजिब राना, हिबा किसी के लिए नहीं बदल सकती। और बेहतर अपने लिए अपने जैसी कोई ढूंढ लो, मेरा पीछा छोड़ दो, सुना तुमने? वो गुस्से से गराते हुए बोले थे। हो तो तुम मुझसे बड़ी बदतमीज़, तुम में थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है। अब तुमको मैं सीधा करूँगा। वो गुस्से से बोलते हुए फ़ोन को रख चुका था। दफ़ा हो जाओ मेरी तरफ से, वो दिल में बोलते हुए फ़ोन को उठाकर पीछे फेंकते हुए फिर से कंबल में घुस गई थी। तो मिस शाह, जल्दी ही तुमको खुद राह रास्त पर लेकर आना होगा। बहुत बिगड़ी हुई हो तुम। अब ये तुम्हारी सारी अकड़ वाजिब राना ही उतारेगा, अकड़ी हुई शहज़ादी।
वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला था। आज वलीमे का दिन था, इसीलिए सबके कहने पर आज हाजिर और फरीहा का रिसेप्शन रख दिया गया था। हाजिर ने फरीहा की एक नहीं चलने दी थी और अब वो सब के बीच स्टेज पर सर को झुकाकर बैठी हुई थी। हाजिर अभी भी उसके पास से उठकर सब मर्दों के दरमियान गया, तैयारी और खाने को देखकर। स्टेज पर एक तरफ ज़ैनी और दूसरी तरफ फरीहा बैठी हुई थी। परी भी फरीहा के पास बैठी हुई थी। वो फरीहा से बातें करके उसको रिलैक्स फील करवा रही थी। हाजिर शाह, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, मुझे ऐसे सब में अकेले छोड़कर, वो खुद से सोचते हुए बोली थी। आंखों से बेख्तियारी आंसू निकल आया था। सामने खड़े हाजिर की नज़र फरीहा पर ही थी, जो पिंक कलर की मैक्सी जिस पर सिल्वर कलर का काम था, पहने वलीमे की दुल्हन की मुनासबत से किया मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने प्यारी लग रही थी। हाजिर को आज वो अपने दिल पर पूरी तरह से काबिज होती हुई महसूस हो रही थी। वो सबके बीच भी बार बार उससे ही देख रहा था, जिसने पूरे वक्त एक दफ़ा भी अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाकर नहीं देखा था। लाला, आपने तो सच में अपना किया सच कर दिखाया। आपने तो तबरेज़ लाला का पूरा पूरा मुकाबला किया है। वैसे आहद उसके पीछे आकर बोला था। लाले के जान, तुझे ऐसे कैसे जाने देता, अपनी शादी की बिरयानी खाए बिना। हाजिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। शुक्रिया लाला, फिर आप भी अब देखें, हम भी आपकी खुशी को पूरी तरह कच करेंगे और भरपूर खर्चा होगा आपका। आहद बोलते हुए स्टेज की तरफ गया था, जहाँ परी, फरीहा और ज़ैनी बैठी हुई थी। हाजिर की नज़र अभी भी फरीहा पर थी, जिसने पूरे वक्त में पहली दफ़ा मुस्कुराकर आहद की तरफ देखा था। उसके मुस्कुराने से हाजिर के दिल ने एक बेट मिस की थी और वो भी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया था। क्या सुनाया जा रहा है मेरी बहन और बीवी को? हाजिर के बोलने पर फरीहा के मुस्कुराते हुए लब सिकुड़ गए थे। उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा था और फिर से नज़रों का जाविया बदल लिया था। आपकी बहनें तो एक लफ्ज़ नहीं सुनती, अलबत्ता आपकी बीवी मेरी प्यारी सी बहन है और वह सिर्फ मेरी सुनेगी। आहद के मुस्कुराकर कहने पर फरीहा ने उसकी तरफ देखा था। आकब शाह दूर खड़े उसे देख रहे थे। वो एक दफ़ा फरीहा के करीब आए थे, पर उसका गुस्सा देखकर फिर से वापस चले गए थे। फरीहा परी और हाजिर के साथ अंदर आ रही थी। सामने सोफे पर आकब शाह, दादा सब बैठे हुए थे। फरीहा उन पर एक गलत नज़र भी डाले बगैर आगे बढ़ने लगी थी। बेटा, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, एक दफ़ा मुझे मौका तो बात करने का, आकब शाह ने इल्तिजाई लहजे में फरीहा से कहा था। पीछे खड़ा अंश और आली ने भी उनको देखा था, जिनकी अकड़ आज कहीं नहीं थी, जो हमेशा सबके पसंदीदा रहे थे। कोई भी उनको ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था। आकब शाह, आपकी वजह से जो मेरी बहन के साथ हुआ, उसके तो मैं आपको अपनी नफ़रत के लायक भी नहीं समझती, इसलिए दूर रहिए मुझसे, सुना आपने? फरीहा उनको सख्ती से बोलते हुए आगे बढ़ गई थी। हाँ, हम सबको आपसे इतनी नफ़रत है कि पूरी ज़िंदगी आप हमारे सामने एड़ियाँ भी रगड़ेंगे ना, तो अब भी हम में से आपको कोई भी माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि आप बाप नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे। जिसने हया का बचपन उससे छीन लिया, आपको तो याद भी नहीं होगा। मैं हमेशा से ठीक थी, आपको तो सच में याद नहीं रहा कि आप उसके साथ क्या कर चुके हैं। आपकी वजह से जो उसके साथ हुआ, मैं यहाँ बता दूँ सबको, तो कोई थूकेगा भी नहीं आप पर। वो गुस्से से बोलती सबको हैरान छोड़ते हुए वहाँ से ऊपर निकल गई थी। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। अंश एक दफ़ा हया के नाम से हैरान हुआ था, पर फिर से सर झटक दिया था। हो सके तो प्लीज़ फ़िलहाल उसे उसकी हालत पर छोड़ दें। मैंने पता करवाया, सब सुबह हम उसके घर जा रहे हैं, सब मतलब सब जाएंगे। हाजिर बोलते हुए ऊपर कमरे की तरफ चला गया था। बेटा, आज उनको हम याद आ रहे हैं, नहीं हूँ कोई भी नहीं उनका बेटा। फरीहा गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतारते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में खुद से ही बातें कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। पता नहीं क्यों आ गई मैं यहाँ, ले जाए मुझे मामा यहाँ से। एक दफ़ा यहाँ से चली जाऊँ, कभी मुड़कर वापस नहीं आऊँगी। अब वो अपने सर पर लगी पिन्नों को उतारते हुए खुद को दुपट्टे से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। हम हाजिर उसकी बातें सुनता गहरा सांस लेता अंदर रूम में आया था, क्योंकि उसे परी के रूम में नहीं जाने दिया गया था। इसलिए वो हाजिर के कमरे में खड़ी रोते हुए खुद से बातें करती, अपने सजे हुए रूप को शीशे में देखकर हर चीज़ को नोचते हुए खुद से दूर कर रही थी। काका, क्या है? दूर रहिए मुझसे। हाजिर को बिल्कुल अपने पीछे खड़े देखकर अटकते हुए बोल रही थी। हाजिर की नज़रों का मफ़हूम समझकर फरीहा ने घबराते हुए उससे दूर होने की कोशिश की थी, जो हाजिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए नाकाम बना चुका था। डियर रीडर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड अगली आने वाली वीडियो में पेश की जाएगी।